पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज लुधियाना दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर सीएम मान एक और जहां किसान मेले की शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ धनासू में नए स्टील प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि करीब 115 एकड़ में स्थापित होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियल पार्क और किसान मेले में भी शामिल होंगे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान की नई किस्म PR 133 पर रिसर्च पूरी की। PAU के वाइस चांसलर ने बताया कि इस किस्म को कम समय और कम पानी में अधिक पैदावार होती है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान मेले में इसे लॉन्च किया जाएगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इसे छोटे पैमाने पर बोकर टेस्ट करें। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि PR 131 और PR 132 के बारे में फैल रही अफवाहें गलत है और इन किस्मों के बीज उपलब्ध हैं। PAU ने 4 किलो की बीज पैकिंग तैयार की है ताकि किसान इसे सैंपल के तौर पर बोकर प्रदर्शन कर सके और विभिन्न मौसम में पैदावार का परीक्षण कर सके। मलेरकोटला के SSP गगनजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर संदिग्ध ड्रग एडिक्ट्स के घरों में छापेमारी की है। इस दौरान ड्रग एडिक्ट्स के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई ताकि ये पता चल सके कि जो लोग पहले ड्रग तस्करी के मामले में शामिल थे वे अब भी इसमें शामिल हैं या फिर नहीं। SSP ने बताया कि पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन किसी के बच्चे ड्रग्स की लत के कारण परिवार के अन्य सदस्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वे पुलिस से मदद ले सकते हैं। जालंधर पुलिस ने नशा तस्करों को कासो अभियान चलाए हैं। कार्रवाई के दौरान 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया है। ADCP और ACP के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि नशा करने वाले युवाओं को नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ा जाएगा, लेकिन तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तरनतारन पुलिस ने फिरोजपुर रेंज के DIG स्नेहदीप शर्मा के नेतृत्व में ड्रग तस्करों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कासू चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने ड्रग तस्करी और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के घरों की तलाशी ली। DIG स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 18 लोगों को हिरासत में लिया गया और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। सीएम मान के दिशा निर्देश पर अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़े पैमाने पर कासू ऑपरेशन चलाया है। 385 कर्मियों की टीम में अन्नागढ़, गुज्जरपुरा, गुमटाला, मुस्तफाबाद, मकबूलपुरा और गुरु तेग बहादुर फ्लैट्स में तैनात रही। ऑपरेशन में NDPS एक्ट के तहत 404 केस दर्ज किए गए और 693 लोग गिरफ्तार किए गए। इस दौरान पुलिस को 24.956 किलो हेरोइन, 7.130 किलो अफीम समेत 17 गाड़ियां, 17 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 21 केस दर्ज और 50 लोग गिरफ्तार हुए। बरामदगी में 48 पिस्टल, माउजर, एक रिवॉल्वर, मैगजीन और 150 जिंदा कारतूस शामिल हैं। चंडीगढ़ में हुए चरणप्रीत हत्याकांड मामले में पंजाब AGTF ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को कैथल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन और प्रीतम शाह के तौर पर हुई है। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत कई जिलों में ऑपरेशन कासू चलाया गया। इसी कड़ी में मोहाली में ऑपरेशन कासू के तहत DGP के नेतृत्व में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कासू के तहत कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन का मकसद पहले से चिन्हित हॉटस्पॉट पर छापेमारी कर नशे के कारोबार को खत्म करना है। पटियाला में युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस ने ऑपरेशन कासू चलाया। यह अभियान SSP वरुण शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई नशे की खेप भी बरामद हुई है। वहीं SSP ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार की ओर से 23 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए गए, जिनमें कई बड़े अफसरों के विभाग को बदला गया। लिस्ट में IAS राजा शेखर बुंडरू, IAS AK सिंह का भी नाम शामिल है। तो वहीं काफी लंबे समय से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट देख रहे थे, उन्हें वापस उच्च शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग में बुला लिया गया। वहीं IAS साकेत कुमार को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के अलावा अन्य कई चार्ज भी दिए गए।
अंबाला की सीआईए 1 की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। सीआईए अधिकारी ने बताया कि विदेशी महिला के पास से 306 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला अफ्रीका की रहने वाली हलीमा नफोसा है, जो दिल्ली से नशा लाकर अंबाला में सप्लाई कर रही थी। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रायबरेली में शिवगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से पुलिस ने 1 क्विंटल 12 किलो एल्यूमिनियम तार बरामद किया है। आरोपी दिन में रेकी कर रात में बिजली लाइन काटकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन और अन्य सामान भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फर्रुखाबाद में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान शहर के कई होटलों, ढाबों और दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रहे 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई अवैध गैस स्टॉकिंग को रोकने के लिए की गई। घरेलू गैस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अपील है कि वे सिलेंडरों की कालाबाजारी से बचे और प्रशासन का सहयोग करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि उत्तराखंड सरकार शनिवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर रही है। इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आज कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में रिक्त 5 पदों को जल्द ही भरा जा सकता है, जिससे चुनाव से पहले सरकार, संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर खुद को मजबूत कर सके। श्री 5 मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन का शुभ मुहूर्त तय कर लिया है। आगामी 19 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। समिति ने यह शुभ मुहूर्त नवरात्र के पहले दिन दोपहर 12 बजे तय किया। बता दें कि 18 अप्रैल को गंगा के शीतकालीन प्रवाह मुकबा से गंगा जी भोग मूर्ति, विग्रह, डोली, सेना, बैंड और ढोल डमाओं के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। रात्रि विश्राम भैरव घाटी के भैरव मंदिर में करेंगी। उसके बाद 19 अप्रैल सुबह 7 बजे गंगोत्री धाम के लिए पैदल रवाना होगी। उसके बाद अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कूटनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ बातचीत की। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां दुर्गा की आरती की गई। प्रथम आरती के लिए भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए नजर आए। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। मंदिर में आए भक्तों ने नवरात्र को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं भक्तों के लिए मंदिर में बेहतर इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के कारण गुरेज और अन्य दूर दराज के इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। क्षेत्र में यात्रा परिवहन प्रभावित है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है और अधिकारियों से कहा है कि बचाव और राहत कार्यों के लिए सतर्क रहे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक नए वाटर एटीएम का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और स्वच्छ जल देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे बताया कि एनडीएमसी कई सार्वजनिक स्थानों पर नए वाटर एटीएम स्थापित कर रही है, ताकि लोगों को पीने का साफ पानी और सुरक्षित पानी मिल सके।
दिल्ली के बवाना इलाके में एक बार फिर गैंगवार की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 आरोपियों ने घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की। इस हमले में 4 लोगों की गोली लगी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं एक 10 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी है। शुरुआती जांच में से गैंगवार का मामला माना जा रहा है और टीलू गैंग पर शक जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होगा, 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने गिग वर्कर्स, किसानों, उद्योगपतियों, मजदूरों से बजट को लेकर अहम सुझाव मांगे। तो वहीं कैबिनेट बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सरकार का दूसरा बजट है, जिसे जनकल्याणकारी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम विकसित दिल्ली का पूरा रोड मैप लेकर जनता के बीच आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोहाली में बायो फाउंड्री केंद्र का उद्घाटन किया। 42 करोड़ की लागत से तैयार इस बायो फाउंड्री में कृषि, खाद्य और जैविक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बायो फाउंड्री का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो फाउंड्री प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच एक इंटरफेस के तौर पर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सेक्टर को प्राथमिकता दी है। भारत बायो इकोनॉमी में लगातार आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड दर्ज की गई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने कुवैत में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी प्लांट में मिसाइल हमले के बाद तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसके अलावा सऊदी अरब में अरामको की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और कुवैत के मीना अल अहमदी बंदरगाह रिफाइनरी में भी ड्रोन से हमला किया। इन हमलों के बावजूद सऊदी अरब में अरामको की लाल सागर बंदरगाह यानबू स्थित रिफाइनरी पर हवाई हमले का ज्यादा असर नहीं हुआ। ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है, जिसके कारण यानबू खाड़ी देशों से कच्चे तेल का निर्यात का एकमात्र रास्ता बन चुका है। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान की इन कार्रवाई पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के बीच गुरुवार रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम दावे किए हैं। उन्होंने जंग की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि इजरायल लगातार बढ़त बना रहा है और 20 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया कि ईरान के पास ना तो यूरेनियम संवर्धन करने की प्रभावी क्षमता बची है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की स्थिति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। वहीं अपनी मौत की फैल रही अफवाहों पर भी नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं जिंदा हूं और ये जंग हम जीत रहे हैं।